ये कहानी ऐसे 12 लोगों की है जिन्हें लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी बस एक फेलियर रही है, इसलिए वो सब मिलकर एक साथ अपनी जान देने का फैसला करते हैं। वो सब एक खाली पड़े अस्पताल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक सबसे पहले आ गया था और उसने एक मरे हुए इंसान को बिल्डिंग के अंदर रख दिया। अब क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मरने के बाद उन पर किसी ऐसे मर्डर का इल्जाम लगे जो उन्होंने किया ही नहीं, इसलिए वो तय करते हैं कि वो इस आदमी को ढूंढेंगे। और हाँ, वो आदमी उन्हीं के बीच मौजूद है। कहानी की शुरुआत एक अनजान आदमी से होती है। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक बेंच के पास सिगरेट के 2 टुकड़े पड़े हैं। ये अनजान आदमी उस बिल्डिंग में घुसता है जो एक पुराना बंद पड़ा हॉस्पिटल है। वो दिए गए रास्तों पर चलता है और एक लॉकर या तिजोरी के पास पहुंच जाता है। इसके अंदर 12 कार्ड रखे हैं और हर कार्ड पर एक नंबर लिखा है। रूल ये है कि जो जिस नंबर पर आएगा उसे वही कार्ड उठाना है। मान लो अगर सिर्फ 10, 11 और 12 नंबर के कार्ड बचे हैं तो आने वाले को 10 नंबर ही उठाना होगा, 11 या 12 नहीं। वो आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक जगह पर आ जाता है। ये आदमी दरवाजा खोलता है और हमें बताता है कि हर किसी को मीटिंग से 1 घंटे पहले आना है, क्योंकि असली मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू होगी। बिल्डिंग में एक और लड़का आता है। इसका नाम केनिची है और वो बस यूं ही जगह को देखने लगता है। वो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की की मैगजीन उठाता है और यही लड़की इस पूरी फिल्म में एक बड़ा राज है। केनिची लगातार उस मैगजीन के पन्ने पलटता रहता है। इसी बीच बाकी लोग भी पहुंचने लगते हैं। एक तरफ रियुको है जिसने टोपी और मास्क पहना हुआ है और दूसरी तरफ मित्सुए है जो बिल्कुल किसी एनिमे कैरेक्टर जैसी दिखती है। मित्सुए वॉशरूम जाती है और शीशे के सामने खड़े होकर एक आदमी की फोटो देखती है जिसने उसी की तरह खूब सारा मेकअप किया हुआ है। वो खुद को समझाती है कि उसे रोना नहीं है। वो एक तरफ देखती है तो उसे एक जूता दिखाई देता है। यही वो जूता है जो आगे चलकर इनमें से किसी एक का राज खोलने में मदद करेगा। रियुको उधर ही जा रही है जहाँ केनिची है। जैसे ही वो उसे देखती है वो पलट कर छुप जाती है और तभी कोई उसकी टोपी और मास्क उठा लेता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। हो सकता है वीडियो खत्म होने से पहले ही तुम असली कातिल को पहचान लो। रियुको इस कमरे में छुप जाती है और तभी धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आती है जिससे केनिची उस मैगजीन से नजरें हटा लेता है। रियुको ने भी वो आवाज सुनी। वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक इंसान भागता हुआ दिखता है। काले कपड़े पहने हुए ये इंसान इतनी तेज भागा कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। अगला आने वाला इंसान शिंजिरो है। वो रुकता है और एक दरवाजे को देखने लगता है जो लगातार अपने आप खुल और बंद हो रहा है। शिंजिरो एक पोछा उठाता है और एक बटन दबाकर दरवाजे को रोकता है। उसे भी धड़ाम की एक आवाज सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान तुरंत उस तरफ जाता है। केनिची उसी कमरे में जाता है जिसे थोड़ी देर पहले उस अनजान आदमी ने खोला था। यही वो जगह है जहां ये सब तब तक सोएंगे जब तक इनकी जान देने का सही वक्त नहीं आ जाता। केनिची ये देखकर हैरान रह जाता है कि कोई पहले से ही एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिल्डिंग के बाहर 2 और लड़कियां हैं। पहली मेको है और दूसरी एंड्री है जो रास्ता भटक गई है। वो मेको से पूछती है कि क्या मीटिंग इसी जगह पर होने वाली है। मेको भी थोड़ी कंफ्यूज है लेकिन उसे लगभग यकीन है कि जगह यही है। इसके बाद नोबुओ और सेइगो आते हैं। सेइगो नोबुओ से पूछता है कि क्या वो भी उन्हीं में से है जो आज अपनी जान देने वाले हैं। नोबुओ हाँ कहता है। सेइगो कहता है कि चलो बेसमेंट में चलते हैं क्योंकि मीटिंग वहीं होनी है। सेइगो लिफ्ट से नीचे जाना चाहता है लेकिन नोबुओ बताता है कि शायद कोई भी लिफ्ट काम नहीं कर रही है। हॉस्पिटल की छत पर ताकाहिरो है। वो बस वहाँ खड़ा खुली हवा ले रहा है और आसमान देख रहा है। उसे पता है कि इसके बाद उसे नीचे बेसमेंट में जाकर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करना है। मेको को कार्ड निकालने के लिए तिजोरी खोलने में दिक्कत हो रही है। एंड्री बस उसे देखती रहती है और अपने फोन में दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ती है। ये वही डिटेल्स हैं जो मीटिंग के लीडर ने भेजी थी। आखिरकार मेको तिजोरी खोल लेती है और अपना कार्ड निकाल लेती है। दूसरी तरफ नोबुओ और सेइगो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। 2 कुर्सियों की वजह से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है। तभी ताकाहिरो वहां आता है और उनसे मिलता है। सेइगो तुरंत पूछता है कि क्या ये कुर्सियां उसने रखी है। लड़का मना कर देता है। ताकाहिरो शर्मीला नहीं है लेकिन वो हकलाता है, इसलिए उसे नॉर्मल बात करने में दिक्कत होती है। नोबुओ उससे पूछता है कि क्या वो भी मीटिंग के लिए आया है और वो हाँ कहता है। ताकाहिरो बताता है कि वो छत पर आसमान देखने और थोड़ी खुली हवा लेने गया था। नोबुओ कहता है हाँ, छत काफी अच्छी और बड़ी है। सेइगो कुर्सियों को हटाता है और उन दोनों को लिफ्ट में आने के लिए कहता है। एक बात बता दूं कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को पहले से नहीं जानता है। वो लोग लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। नोबुओ थोड़ा अजीब और शक के लायक लग रहा है। उसने अपना एक हाथ अपनी जैकेट में छुपा रखा है। मैंने पहले ही कहा था कोई भी छोटी चीज मिस मत करना। केनिची उस आदमी के पास जाता है जो बिस्तर पर लेटा है। पास की टेबल पर बहुत सारी गोलियां रखी हैं और लगता है कि वो आदमी मर चुका है। केनिची इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि आखिरकार
वो भी तो वहाँ मरने ही आया है। ये जो लड़की है इसका नाम मेई है। इसकी कहानी जापान के कुछ बहुत ही बुरे सच से जुड़ी है। गेट पर उसे एक टोपी और मास्क पड़ा हुआ मिलता है। वो कुछ सेकंड रुक कर उसे देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तिजोरी के सामने खड़ी होकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसे कौन सा नंबर लेना चाहिए, 11 या 12। लेकिन याद है ना, कुछ रूल्स हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो रूल के हिसाब से छोटा नंबर यानी 11 नंबर का कार्ड ले लेती है। ये युकी नाम की लड़की सबसे आखिर में आती है। वो तिजोरी के पास जाती है और आखिरी कार्ड उठा लेती है। वो 12 नंबर है। यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन है जहाँ काले कपड़े पहने कुछ लोग चल रहे हैं। लगता है कि ये यही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग कौन है ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब सारे लोग उस कमरे में जमा हो चुके हैं जहाँ मीटिंग होने वाली है। सब ये जानने के लिए बेचैन है कि बिस्तर पर लेटा हुआ लड़का आखिर है कौन। शिंजिरो को शक होता है कि यही उनका लीडर है, यानी नंबर 1। एनरी इस पर सवाल उठाती है, लेकिन बात में थोड़ा दम तो है, क्योंकि सिर्फ वही इंसान सबसे पहले आकर इस कमरे में घुस सकता था, क्योंकि जाहिर है चाबी तो उसी के पास होगी। घड़ी में 12 बजने वाले हैं और लीडर अभी तक नहीं आया है। याद रहे, ये सब यहाँ अपनी जान देने के लिए आए हैं। नोबुओ इसी बात पर जोर देता है कि लगता है इस बिस्तर वाले लड़के ने जल्दीबाजी कर दी और पहले ही अपनी जान ले ली। वो उस लड़के से नजर हटाकर सबसे पूछता है कि क्या सच में उन्हें लगता है कि इस लड़के ने सबसे पहले अपनी जान ली है। सेइगो उसे स्वार्थी बोलता है, क्योंकि तय तो ये हुआ था कि सब एक साथ जान देंगे, है ना। नोबुओ कहता है कि चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसका नाम सातोशी है। यही इस पूरी मीटिंग का लीडर है। वो सबको बताता है कि वो बिल्डिंग चेक कर रहा था। शिंजिरो उसे बीच में टोकते हुए पूछता है कि क्या उसने 12 लोग नहीं बताए थे, लेकिन कमरे में तो 13 लोग हैं। एनरी बिस्तर की तरफ इशारा करती है और सातोशी पूछता है कि ये कौन है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। नंबर 2 केनिची है, नंबर 3 मित्सुए, नंबर 4 रयुको, नंबर 5 शिंजिरो, नंबर 6 मेको, नंबर 7 एनरी, नंबर 8 ताकाहिरो, नंबर 9 नोबुओ, नंबर 10 सेइगो, नंबर 11 मेई, नंबर 12 युक्की है और सातोशी नंबर 1 है। सातोशी लिस्ट चेक करता है और सबके नाम मैच हो जाते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिस्तर पर पड़ा ये अनजान लड़का यहाँ नहीं रह सकता। मित्सुए को डर है कि कहीं मीटिंग कैंसिल न हो जाए, क्योंकि सातोशी के हिसाब से ऐसा हो सकता है। उसे शक है कि शायद उन्हीं में से किसी ने अपना मर्डर छुपाने के लिए इस डेड बॉडी को यहाँ रखा है। नोबुओ कहता है कि सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, इसलिए उसे नहीं लगता कि कोई पीछे हटेगा। एनरी कहती है कि जिसका भी मन बदल रहा है वो हाथ उठाकर सातोशी को बता दे। ये बात सबको सही लगती है, बस केनिची अकेला ऐसा है जो अपना हाथ उठाता है। उसे बहुत अजीब और बुरा लगा, क्योंकि किसी और ने हाथ नहीं उठाया। केनिची काफी चिढ़ जाता है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उसे लगता है कि शायद बिस्तर वाले लड़के ने किसी की बात सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि यहाँ मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो घुसपैठ कर गया। या फिर हो सकता है कि उनके फोन हैक हो गए हों। मेई ताकाहिरो से पूछती है कि वो हकलाता क्यों है। मित्सुए उसे डांटती है और तमीज से बात करने को कहती है। सेइगो पक्के तौर पर कहता है कि उनकी जानकारी लीक हुई है। शिंजिरो सातोशी से बिस्तर के पास रखी व्हीलचेयर के बारे में पूछता है। सातोशी कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो व्हीलचेयर यहाँ कैसे आई। मित्सुए और मेको केनिची से कहती हैं कि अगर उसे ये सब नहीं करना तो वो यहाँ से जा सकता है। शिंजिरो उस लड़के के पास जाता है और गोलियों को चेक करता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो नींद की गोलियां हैं और शायद बहुत ज्यादा गोलियां खाने की वजह से ही वो मरा है। ताकाहिरो हकलाते हुए कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान को पहले उल्टी होती है, मुंह से सफेद झाग निकलता है और तब जाकर मौत होती है। शिंजिरो कहता है कि चलो इसे नंबर 0 बुलाते हैं। केनिची पूछता है तो आखिर इसके साथ हुआ क्या। शिंजिरो जवाब देता है ये एक धोखा है। वो अंदाजा लगाता है कि लीडर समेत उन लोगों में से ही किसी ने इस लड़के नंबर 0 को मारा है और फिर उसे यहाँ लाकर सुला दिया, ताकि जब पुलिस आए तो उन्हें लगे कि इसने भी खुद अपनी जान ली है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो शिंजिरो कह रहा है कि इस कमरे में कोई कातिल मौजूद है। सातोशी कहता है कि वो लोग एक नोट छोड़ देंगे जिसमें लिखा होगा कि नंबर 0 उनकी मीटिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन शिंजिरो चाहता है कि वो लोग असली कातिल का पता लगाएं, वरना पुलिस को लगेगा कि ये मर्डर उन्हीं में से किसी ने किया है। भले ही वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि मरने के बाद उस पर किसी ऐसे जुर्म का इल्जाम लगे जो उसने किया ही नहीं। सेइगो को गुस्सा आ जाता है और वो कातिल से कहता है कि वो अभी अपना गुनाह कबूल कर ले। सेइगो सबको साफ साफ बता देता है कि जब तक कातिल सामने नहीं आता वो इस मीटिंग के लिए राजी नहीं होगा। वो सिगरेट पीने लगता है तो एनरी उसे मना करती है। सेइगो चाहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक से हो, उसकी अपनी माँ से नहीं बनती, और अगर उसका मर्डर हुआ तो उसकी माँ को बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। वो चाहता है कि वो खुद मरे और दुनिया को भी यही लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है, किसी और ने नहीं मारा। केनिची पूछता है और अगर तुम कभी मरो ही ना तो क्या उसे वो पैसे नहीं मिलेंगे। सेइगो उसके पास आता है और बताता है कि उसकी माँ कुछ ऐसे लोगों को जानती है जो मजे के लिए मर्डर करते हैं और वो कभी भी उसे मरवा सकती है। ताकि सेइगो कमरे में सिगरेट न पिए, सातोशी उसे बाहर एक जगह पर ले आता है। सातोशी बस ऐसे ही उसके साथ नहीं आया था, वो देखना चाहता था कि सेइगो कौन से ब्रांड की सिगरेट पीता है।
सातोशी उसे बताता है कि जब वो आ रहा था तो उसने एक बेंच के पास सिगरेट के कई टुकड़े देखे थे, लेकिन वो उस ब्रांड के नहीं थे जो सेगो पीता है। उधर शिंजिरो अंदाजा लगाने लगता है कि असल में क्या हुआ होगा। वो कुर्सी से शुरू करता है। वो कहता है कि ये किसी हॉस्पिटल की व्हील चेयर नहीं लगती और ये कातिल की भी नहीं है। उसे शक है कि इस कुर्सी का इस्तेमाल उस लड़के को यहाँ तक लाने के लिए किया गया है। उस लड़के के पैरों में जूते भी नहीं है और ये बात और भी शक पैदा करती है। एनरी को लगता है कि शिंजिरो कुछ ज्यादा ही जानता है। शिंजिरो को पता है कि सब उस पर शक कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सच्चाई बताता है। पता चलता है कि उसे कैंसर है और अपनी जान देना ही उसके पास इकलौता रास्ता है। उसे मालूम है कि वो कुर्सी किसी हॉस्पिटल की नहीं है, क्योंकि वो अक्सर इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता रहता है और उसे पता है कि वहाँ की व्हील चेयर ऐसी नहीं दिखती। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बाहर से एकदम फिट दिखता था, बस थोड़ा उदास लगता था। मित्सुए बताती है कि उसने वॉशरूम में एक जूता देखा था और मेई भी कहती है कि उसने भी एक जूता देखा था। सब लोग याद करने लगते हैं कि उन्होंने बाहर क्या क्या अजीब चीजें देखी थी। मित्सुए और मेई ने जूता देखा था। मेई को याद आता है कि उसने बाहर एक मास्क और टोपी भी गिरी हुई देखी थी। वो टोपी और मास्क बिल्कुल रयूको के टोपी मास्क जैसे थे। ताकाहिरो कुर्सी के बारे में बात करता है और सोचता है कि उस लड़के को अंदर कैसे लाया गया होगा। वो पक्के तौर पर कहता है कि कुर्सी रिसेप्शन वाले दरवाजे से अंदर नहीं आ सकती। शिंजिरो को लगता है कि वो बड़े वाले दरवाजे से अंदर आए होंगे, वही दरवाजा जो लगातार खुल और बंद हो रहा था। उसे लगता है कि कातिल ने पोछे का इस्तेमाल करके दरवाजे को खुला रखा होगा ताकि नंबर 0 को अंदर लाते वक्त दरवाजा बंद न हो। एनरी अब थक चुकी है, वो बस इस सब को जल्दी से खत्म करना चाहती है। शिंजिरो कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चलते हैं और कातिल का पता लगाने के लिए कोई सबूत ढूंढते हैं। एनरी मना करती है क्योंकि अगर बाहर के किसी इंसान ने उन्हें इस बंद बिल्डिंग में देख लिया तो बवाल हो जाएगा और उनकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। सातोशी उसकी बात मान लेता है। वो 12 लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है ताकि वो लोग जाकर सबूत ढूंढ सकें। ताकाहिरो, एनरी और मेको का एक ग्रुप बनता है। लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्हें एक जूता मिलता है और लिफ्ट से बाहर निकलकर वो उस फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां कुर्सियों ने लिफ्ट का दरवाजा ब्लॉक कर रखा था। दूसरी तरफ मेई, सेगो और केनिची मास्क और टोपी देखने के लिए बिल्डिंग के आगे वाले हिस्से में जाते हैं। मेई केनिची से पूछती है कि क्या वो बुलिंग, चिढ़ाए जाने की वजह से मरना चाहता है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसका यहाँ होना काफी इरिटेटिंग है। सेगो मेई को चुप रहने के लिए कहता है। केनिची मेई को बताता है कि हाँ, वो बुलिंग की वजह से ही अपनी जान देना चाहता है। सेगो उससे पूछता है कि वो कब से ये सब झेल रहा है और वो जवाब देता है 2 साल से। मेई कहती है कि उसे ये बात अपने घर वालों को बतानी चाहिए। केनिची बताता है कि उसके घर वाले उस पर चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं करते। सेगो, जो खुद इस तरह की तकलीफों से गुजरा है, उसका दर्द समझ जाता है। सेगो वो मास्क और टोपी उठा लेता है और फिर सिगरेट के दोनों टुकड़े भी रख लेता है। अगला ग्रुप शिंजिरो, नोबुओ और युकी का है। शिंजिरो रिसेप्शन से कुर्सी को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि कुर्सी वहाँ से निकल ही नहीं सकती। वो हर तरीका आजमाता है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाता है जहां पोछा रखा था। वो वही करने की कोशिश करता है जो उसे लगा था कि कातिल ने किया होगा, दरवाजा खुला रखने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। वो सबको बताता है कि इसमें कोई शक नहीं कि नंबर 0 के साथ कोई और भी था। एक और टीम मित्सुए और रयूको की है। रयूको की नजर उन सिगरेट पर पड़ती है जो मित्सुए ने वॉशरूम में छोड़ी थी। मित्सुए हड़बड़ाकर रयूको से कहती है कि ये वो सिगरेट नहीं है जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। मित्सुए थोड़ी खोई खोई सी हो जाती है और बताती है कि ये सिगरेट उस इंसान की फेवरेट थी जिससे वो प्यार करती थी, जो कि साफ तौर पर वही आदमी है जिसकी फोटो हमने थोड़ी देर पहले मित्सुए के पास देखी थी। पहली टीम छत पर जाती है और उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उन्हें वहां आते हुए देख लिया होगा। एनरी और मेको से बात करते हुए ताकाहिरो बताता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी का नाम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि वो वैसे भी इस बीमारी से मरने ही वाला है। जो चीज उसे जिंदा रखे हुए है वो उसकी दवाइयां हैं, जिन्हें वो एक तरह का नशा मानता है। मेको उससे पूछती है कि उसके पिता इस बारे में क्या सोचते हैं। ताकाहिरो बताता है कि उसे उसकी माँ ने ही पाला है। मेको को लगता है कि ये एक गलती थी क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी औरत अकेली अपने बच्चे की सही से परवरिश नहीं कर सकती। ताकाहिरो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेको ऐसा नहीं मानती। वो ये बात अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कह रही है क्योंकि उसकी सगी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं किया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को और अपनी 2 और पत्नियों को हमेशा के लिए गायब करवा दिया था। जब सेगो बिल्डिंग में वापस आता है तो वो देखता है कि कोई इस जगह सिगरेट पी रहा है। शिंजिरो भी छत पर आ गया है। जैसे ही ताकाहिरो उसे देखता है वो जूता छुपा लेता है। सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। एक पल के लिए उन्हें जिंदा होने का एहसास अच्छा लगता है। फिर एनरी सबसे वापस नीचे चलने को कहती है। तभी ताकाहिरो जोर से नोबुओ का नाम पुकारता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने उसे मारा? और नोबुओ एकदम शांति से कहता है हाँ। वहाँ 2 लोग आ जाते हैं जो शायद कोई वर्कर लग रहे हैं।
नोबुओ उनके ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो किसी को सीढ़ियों से धक्का दे रहा है, फिर वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वो 11 लोगों में से कौन है ये हम बाद में देखेंगे। बाकी सब वापस कमरे में आ जाते हैं। अब वो नोबुओ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो गायब हो चुका है। मित्सुए पूछती है कि ताकाहिरो को कैसे पता चला कि नंबर 0 को नोबुओ ने मारा है। वो बताता है कि उसने अंदाजा लगाया क्योंकि जब वो आया था तब नोबुओ छत पर था। ये बात उसे नोबुओ ने ही सेइगो के सामने बताई थी। नोबुओ ने ये भी झूठ बोला था कि लिफ्ट खराब है, जबकि ऐसा नहीं था। ताकाहिरो को शक है कि उसी ने मर्डर किया है। नोबुओ को काफी पसीना आ रहा था, तो हो सकता है कि वो नंबर 0 की बॉडी को छत पर ले गया हो। उसे ये भी लगता है कि नोबुओ ने लिफ्ट में वो जूते अपनी जैकेट के नीचे छुपा रखे थे ताकि सेइगो और उसे वो दिखाई न दे। मेको और एनरी दोनों बहुत बेचैन हैं कि मीटिंग जल्दी शुरू हो। एनरी कहती है कि हम नोबुओ को 30 मिनट देते हैं, अगर वो नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। शिंजिरो कुछ देर चुपचाप सोचता है और सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। मेई पूछती है कि अगर सातोशी सबसे पहले आया था तो उसने उस लड़के को क्यों नहीं देखा। सातोशी फिर से बताता है कि जब वो बिल्डिंग में आया तो उसने बस लोगों के आने के लिए दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलने के बाद वो पूरी बिल्डिंग चेक करने चला गया था। सेइगो के पास एक सबूत है और सारा शक रियुको पर जाता है। वही अकेली है जो मास्क और टोपी पहनती है और सिगरेट पीती है। बेंच के पास जो सिगरेट के टुकड़े पड़े थे वो उसी के थे। जब वो स्मोकिंग रूम से गुजरा था तो उसने रियुको को वहाँ देखा था। वो जो सिगरेट पी रही थी वो उसी ब्रांड की थी। रियुको इस बात से इनकार नहीं करती। वो जल्दी आ गई थी, एक जगह बैठी और सिगरेट पीने लगी। वो बताती है कि यहाँ आना उसके लिए एक आजादी जैसा था, क्योंकि उसकी नॉर्मल जिंदगी में हर पल कोई न कोई उस पर नजर रखता है। वो बताती है कि कैसे वो बिल्डिंग में आई, वॉशरूम गई और वहाँ उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी। ये वही आवाज थी जो केनिची ने भी सुनी थी। फिर जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि काले कपड़े पहने कोई इंसान इधर उधर भाग रहा है। सबकी नजरें एनरी पर टिक जाती हैं, पर वो कहती है कि वो इंसान वो नहीं थी। रियुको एनरी से कहती है कि टेंशन मत लो, क्योंकि उसने वैसे भी उसका चेहरा नहीं देखा था। शिंजिरो सबको याद दिलाता है कि यहाँ हर किसी ने कुछ न कुछ काले रंग का पहना है, तो वो कोई भी हो सकता है। सेइगो रियुको से अपना चेहरा दिखाने को कहता है। मित्सुए उसे समझाती है कि अगर वो नहीं चाहती तो ऐसा न करे। मित्सुए को डर है कि शायद रियुको के चेहरे पर कोई ऐसा निशान या चोट होगी जिसे वो छुपाना चाहती है, पर सेइगो बार बार उसे चेहरा दिखाने की जिद करता है। आखिरकार रियुको अपनी टोपी और मास्क हटाती है और पता चलता है कि वो तो जापान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वो है। केनिची को याद आता है कि उसने इसे उसी मैगजीन में देखा था जो वो पढ़ रहा था। ग्लैमर की दुनिया में इसका नाम रिको है। ताकाहिरो उससे पूछता है कि अगर वो इतनी फेमस है तो वो यहाँ क्यों आई है। रियुको कहती है कि वो उन लोगों से अलग नहीं है, वो खुद को एक आम इंसान ही मानती है। रियुको रिको नाम की इस फेमस सेलिब्रिटी को हमेशा के लिए मार देना, खत्म कर देना चाहती है। मित्सुए घबरा जाती है। वो रियुको से कहती है कि अगर वो मर गई तो उसके बहुत से फैंस भी अपनी जान दे देंगे। मित्सुए के पास जो फोटो थी वो भी एक ऐसे ही फेमस स्टार की थी जिसने सुसाइड कर लिया था, और उसी वजह से मित्सुए भी अपनी जान देना चाहती है। रियुको उसे समझाती है कि वो दोबारा सोचे, क्योंकि सेलिब्रिटीज नकली होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। वो बस एक प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बनाने में लोगों ने अपना पैसा और टाइम लगाया होता है। अगर मित्सुए किसी ऐसे के लिए अपनी जान दे रही है तो ये एकदम गलत है। रियुको की ये बातें सुनकर मित्सुए के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। बाकी लोग चाहते हैं कि अब एक बार में सब फाइनल कर लिया जाए। मित्सुए कहती है कि जब तक रिको यहाँ से सुरक्षित दूर नहीं चली जाती वो इस मीटिंग के लिए हाँ नहीं कहेगी। मित्सुए को रियुको की जिंदगी से प्यार है, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। खैर, बात आगे बढ़ती है और वो लोग अपनी जान देने की तैयारी शुरू करते हैं। एनरी को रियुको का यहाँ होना अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई इतनी बड़ी स्टार उनके साथ मरेगी तो उनकी मौत की खबर हर जगह फैलेगी। रियुको उसे कहती है कि तुम लोग मेरे मरने के बाद मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जीते जी बहुत लोगों ने ऐसा किया है। एनरी कहती है कि तुम चाहे जितना मना कर लो, ऐसा होकर रहेगा। ये सिर्फ तभी रुक सकता है अगर तुम मरो ही मत। उधर मेई ताकाहिरो और शिंजिरो को अपनी सच्चाई बताती है। उसे इंटरनेट पर एक ऐसा आदमी मिला था जिसे कोई गंभीर बीमारी थी, और उसने मेई के साथ जबरदस्ती की जिससे उसे भी वो बीमारी हो गई। मेई हंसती है क्योंकि उसे पता है कि वो वैसे भी मरने वाली है, चाहे वो आज सुसाइड करे या फिर उस बीमारी से मरे। दूसरी तरफ मेको सेइगो से दिल की बात कहती है। उसकी कहानी भी सेइगो जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि वो अपनी जान इसलिए देना चाहती है ताकि उसके पिता को एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का पैसा मिले और उनका बिजनेस बच जाए। उसे लगता है कि उसके पिता उसे हमेशा एक ऐसी बेटी के तौर पर याद रखेंगे
जिसने अपनी जान देकर उनका बिजनेस बचाया। सेइगो को ये बात बहुत बेवकूफी भरी लगती है क्योंकि वक्त के साथ सब भुला दिया जाता है। भले ही उसके पिता न चाहें, पर वो धीरे धीरे उसे भूल ही जाएंगे। इस बात पर मेको भड़क जाती है और सेइगो को ताना मारती है। वो कहती है कि अगर वो अपनी जान ले भी लेगा तो इसकी क्या गारंटी है कि उसकी माँ मुसीबत में पड़ेगी। सेइगो को गुस्सा आ जाता है और वो एक सीढ़ी नीचे गिरा देता है। तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो हैरान रह जाता है। फर्श पर खून पड़ा है। सेइगो को शक होता है कि ये नोबुओ का खून है। वो तुरंत बाकी लोगों के पास जाता है और उन्हें ये बात बताता है। मित्सुए को नहीं लगता कि नोबुओ को चोट लगी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इलाज के लिए उनके पास आ गया होता। यूकी इस बकवास से पक चुकी है। वो सबसे कहती है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो। वो बस अपने दर्द से आजादी चाहती है। बहुत पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसे बहुत गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद से वो कभी पहले जैसी नहीं रही। उसे लगता है कि उसने बहुत दर्द सह लिया है और अब आजाद होने का वक्त आ गया है। मेको दरवाजे को टेप से सील करना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने छत के दरवाजे और वेंटिलेशन पाइप के साथ किया था, लेकिन एनरी उसे ऐसा करने से रोकती है। मेको एनरी को याद दिलाती है कि वो शुरू से ही बहुत अजीब हरकतें कर रही है। पहले उसने मेको से ऐसे पूछा जैसे उसे पता ही ना हो कि मीटिंग यहाँ होने वाली है, और फिर तिजोरी वाली बात। एनरी ने खुद तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया, बस मेको के तिजोरी खोलने के बाद अपना कार्ड निकाल लिया। मेको को शक होता है कि एनरी धोखेबाज है। एनरी मेको को टेप देती है और कहती है कि अगर उसे दरवाजा सील करना है तो कर ले। जब मेको दरवाजा सील करने ही वाली होती है तभी नोबुओ आ जाता है। वो सबको बताता है कि मेको ने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। वो साफ करता है कि उसने नंबर 0 को नहीं मारा है, बल्कि स्कूल में किसी और का मर्डर किया था। किसी को कभी पता नहीं चला कि वो मर्डर उसने किया था, इसलिए बात वहीं दब गई। इसीलिए उसे वो फ्लैशबैक आया था जिसमें कोई सीढ़ियों से गिर रहा था। नोबुओ वो मर्डर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसके क्लासमेट ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया तो गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया। नोबुओ रयुको की खूबसूरती की तारीफ करता है। रयुको को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने ये बात बहुत सच्चे दिल से कही थी। नोबुओ शिंजिरो से कहता है कि अब वो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाए। उसे शिंजिरो पर पूरा भरोसा है और उसे पता है कि सिर्फ वही ये काम कर सकता है। शिंजिरो बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि नोबुओ और एनरी दोनों मिले हुए हैं। वो दोनों यहाँ बहुत जल्दी आ गए थे, रिको से भी पहले। ऊपर से उन्होंने नंबर 0 को आते हुए देखा था। उसके साथ कोई और भी था। वो दोनों देखने गए कि वो लोग कौन हैं, लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहाँ सिर्फ नंबर 0 था। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। नोबुओ ने उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की जो नंबर 0 के साथ था, पर वो कहीं नहीं मिला। एनरी ही वो इंसान थी जिसने बिल्डिंग के कंट्रोल पैनल के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से सातोशी को पूरी बिल्डिंग दोबारा चेक करनी पड़ी। नोबुओ नंबर 0 को वॉशरूम में ले गया, लेकिन जैसे ही एनरी ने देखा कि रयुको आ गई है, उसने नोबुओ को फोन किया और उसे जगह बदलने को कहा। उसी जल्दबाजी में उसका एक जूता वहां छूट गया। फिर नोबुओ ने उसे ले जाने के लिए 2 कुर्सियों का इस्तेमाल किया और वहां उसका दूसरा जूता छूट गया। जब नोबुओ इस जगह पर आया तो उसे समझ आ गया कि जो इंसान नंबर 0 को लाया था वो आसपास ही है, क्योंकि वहीं पर टोपी और मास्क पड़े थे। जब केनिची पास आया तो नोबुओ एक डेस्क के नीचे छुप गया। उसके जाने के बाद नोबुओ मास्क और टोपी उठाकर ले गया। रास्ते में नोबुओ के हाथों से नंबर 0 गिर गया। यही वो धड़ाम की आवाज थी जो केनिची ने मैगजीन पढ़ते वक्त सुनी थी और रयुको ने वॉशरूम में सुनी थी। नोबुओ ने ही उन कुर्सियों से लिफ्ट को ब्लॉक किया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि एनरी नीचे आ सके और उसे पता चल जाए कि नोबुओ कहाँ है। एनरी के कहने पर ही नोबुओ नंबर 0 की बॉडी को मीटिंग वाले कमरे तक ले गया, लेकिन कमरा बंद था, इसलिए उसने सातोशी के आने का इंतजार किया। जैसे ही सातोशी ने दरवाजा खोला और वहां से गया, नोबुओ ने उस लड़के को कमरे में लिटा दिया। शिंजिरो ने भी कुछ गिरने की तेज आवाज सुनी थी। वो आवाज नोबुओ ने ही की थी। उसने एक वाटर मशीन से शिंजिरो का ध्यान भटकाया था। ऐसा उसने इसीलिए किया था ताकि मेको उसे देख न ले। इसके बाद ही एनरी मेको के पास जाती है और मीटिंग के बारे में पूछती है, और वो टोपी और मास्क फेंकने वाली कोई और नहीं, एनरी ही थी। उसके बाद मई आई और उसने वो टोपी और मास्क देख ली तो पता चलता है कि शिंजिरो का पूरा अंदाजा बिल्कुल सही था और सब कुछ हूबहू वैसे ही हुआ था। एक और बात, नंबर 0 मरा नहीं है, वो बस बेहोश है। केनिची कहता है कि चलो हम अपना काम किसी और जगह पर करते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ सुसाइड किया तो नंबर 0 की जान भी चली जाएगी और वो ऐसा नहीं होने दे सकते। ज्यादातर लोग कहते हैं कि नंबर 0 को बाहर छोड़ आते हैं और इस काम को यहीं खत्म करते हैं। सब आपस में लड़ने लगते हैं। तभी यूकी खड़ी होती है और मान लेती है कि नंबर 0 को यहाँ वही लाई थी। वो उसे दरवाजे से अंदर नहीं ला पा रही थी, इसलिए वो कोई रास्ता ढूंढने गई थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती से नोबुओ और एनरी वहां आ गए और नंबर 0 को ले गए। यूकी ने ही अपना मास्क और टोपी यहाँ छोड़े थे। यूकी और नंबर 0 सगे भाई बहन हैं। वो अपने भाई के साथ अपनी जान देना चाहती है। उसके भाई का भी उसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो व्हील चेयर पर है। उसे लगता है कि इसी तरह वो दोनों अपने दर्द से आजाद हो सकेंगे। ऐसा लगता है कि भाई बहन दोनों ने यही मान लिया था कि मौत ही उनकी तकलीफों का इकलौता इलाज है। इतनी सारी बातें और कहानियां जानने के बाद ये पूरा ग्रुप सोचने पर मजबूर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी तकलीफें तो कुछ भी
भी नहीं है। उनके साथ जो बुरा हुआ वो बस बुरे पल थे जो कि जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। सबसे आखिर में एनरी बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है। उसकी कहानी बहुत ही दुखी करने वाली है। एक आग हादसे में उसकी माँ और भाई की जान चली गई थी। उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई और उल्टे उसका एक पैर बहुत बुरी तरह जल गया। हर किसी ने कुछ न कुछ झेला है, किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। आखिरकार वो सब अपना मन बदल लेते हैं। सब लोग वोट करते हैं कि इस सुसाइड प्लान को कैंसिल किया जाए और सातोशी भी मान जाता है। सब अपनी जिंदगी की अहमियत समझते हुए अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। सिर्फ एनरी वहीं रुक जाती है। उसने सातोशी का पूरा गेम बहुत पहले ही समझ लिया था। असल बात यह है कि सातोशी चाहता ही नहीं कि कोई सुसाइड करे। वो बस ऐसे परेशान लोगों को यहाँ बुलाता है और ऐसा माहौल बनाता है कि वो आपस में अपनी परेशानी शेयर करें। उसने ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। वो काले कपड़ों वाले जो लोग हमने पहले देखे थे ना, वो पुरानी मीटिंग्स के लोग थे जो इसी तरह अपना मन बदलकर जिंदा वापस अपने घर लौट गए थे। एनरी सातोशी से कहती है कि वो भी उसके इस काम में जुड़ना चाहती है। वो भी उन लोगों की मदद करना चाहती है जो अपनी जान देना चाहते हैं ताकि उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद मिल सके। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि नोबुओ और एनरी ने नंबर 0 को उसकी जगह से क्यों हटाया। तो जवाब ये है कि याद करो, वो दोनों वहाँ अपनी जान देने आए थे और वो अनजान लड़का उनके प्लान में एक बहुत बड़ी अड़चन था। उसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो सकती थी, इसीलिए उन्हें उसे छुपाना ही था। उनके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई कि उसे छुपा दो और उन्होंने वही किया। सब लोग एक दूसरे से चीजें छुपा रहे थे। कहानी तो बड़ी सिंपल थी लेकिन इसी वजह से वो उलझ गई। सातोशी का इरादा एकदम साफ है। शुरू से ही पता था कि वो क्या चाहता है। उसने एक बार भी ये नहीं बताया था कि ये लोग सुसाइड करेंगे कैसे। मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि सातोशी और युकी एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन्होंने उस बीमार लड़के नंबर 0 का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया। उसकी वजह से लोग ये भूल गए कि उन्हें सुसाइड करना है और आपस में बस बात करने लगे और बात करते करते आखिरकार उनका मन बदल गया। यहाँ तक कि जिस कहानी ने सबको सबसे ज्यादा इमोशनल किया वो भी युक्की की ही थी। उसी की कहानी सुनकर सबने अपना फैसला बदला। सातोशी ने युक्की को कुछ नहीं कहा जबकि उसने नियम तोड़ा था। याद है ना, सिर्फ 12 लोगों को आना था। इसी बात से मुझे लगता है कि वो दोनों मिले हुए थे। लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी खटकती है वो ये कि शिंजिरो को हर एक डिटेल इतनी सही कैसे पता थी, क्योंकि शिंजिरो कोई तुक्का नहीं मार रहा था। उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच निकला। मुझे नहीं पता कि वो ये कैसे करता था या उसने ये कैसे किया, पर जिस तरह से कहानी दिखाई गई है मुझे नहीं लगता कि असल जिंदगी में कोई इतना सटीक अंदाजा लगा सकता है।